इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे आज के इस टेस्ट सीरीज के वीडियो में। सो बेसिकली हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए आपके सामने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। ठीक है, सो जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते होंगे जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की थी। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की इंट्रोडक्शन बेसिकली यहीं से हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों ये जो चीज हुई थी ना कि मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, इसे हम सिस्टम ऑफ डियार्ची कहते हैं। ये चीज मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड से हुई थी। ठीक है, ये चीज मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड से हुई थी, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से नहीं हुई थी। सो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा। इट इंट्रोड्यूसेस बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा गाइज इस क्वेश्चन का सी, दैट इज 2 and 4 ओनली। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। सो डॉक्टर BR आम्बेडकर, ये तो आपको पता, ये चेयरमैन थे। एन माधवा, ठीक है, सो एन माधव राव बिल्कुल ये भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। एस वरदाचार्यार, सो एस वरदाचार्यार वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, आपको पता होना चाहिए। BR आम्बेडकर के अलावा गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और TT कृष्णामाचारी थे और एन माधव राव। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल। इट इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर कंसिडर्ड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड। इट इज नॉन जस्टिसिएबल एंड इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। सो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रीएम्बल बिल्कुल भी जस्टिसिएबल नहीं है। प्रीएम्बल के जो भी प्रोविजंस है वो कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। सी भी बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कौन से लीडर ने कहा था ये आप याद रखना। सो A, C, D तीनों करेक्ट हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है केशवानंद भारती केस में, और इसी वजह से ये भी कहा है कि भैया जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी हिस्से अमेंड हो सकते हैं, प्रीएम्बल भी हो सकता है, और 1976 में हुआ भी। ओके, सो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर इज बी। Question number 4, consider the following about Article 3. A bill contemplating the changes as per Article 3 can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. Before recommending the bill regarding creation of new states, the president need not refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period. President is bound by the views of state legislature. Bill regarding creation of new state can be passed by simple majority. तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, देखो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से बाइंडेड नहीं है, बाउंड नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी व्यू दिया जरूरी नहीं है कि उसको माना जाए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जब भी नए स्टेट्स के क्रिएशन से रिलेटेड कोई भी बिल आएगा, प्रेसिडेंट को वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना जरूरी है। नीड नॉट गलत होगा। सो सेकंड और थर्ड गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 3 यानी कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट या जो भी बाउंड्री चेंज करना हो, ऐसा जब भी कोई बिल आता है तो वो पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होगी और वो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए गाइस, दैट इज 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 5, DPSP aims at establishing social and economic democracy where fundamental rights aim to establish political democracy। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। DPSP serves as a crucial test for the performance of the government। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। Courts can declare a law violative of any DPSP as unconstitutional and invalid as they are novel features। देखो यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी लॉ अगर डीपीएसपी का उल्लंघन कर रहा है तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है, लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो नॉवल फीचर्स हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली फॉल्स होगा, ठीक है। डीपीएसपी सरकार की परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल टेस्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं जनता तो देखती है ना, भले ही डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, सरकार के ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते कि सरकार ऐसा करे वैसा करे, लेकिन जनता तो देख रही है। ओके तो सेकंड और फर्स्ट करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर नॉट अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। देखो अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। अगर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम या ज्यादा करना है तो वंस अगेन कंसेंट ऑफ स्टेट्स चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स, तो इसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, अगर यहां पे लेजिस्लेटिव पावर होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो उसके लिए देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स लेड डाउन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड फेडरलिज्म इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन ऑफ प्रिंसिपल। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये, एसआर बोम्मई केस, ठीक है, एसआर बोम्मई केस में ये चीज कहीं ना कहीं कही गई थी। आपको पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जैसा इंडिया का सिस्टम है, सेंटर और स्टेट पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है और दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। इज दैट क्लियर? सो एसआर बोम्मई केस जो था 1994 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि भैया फेडरलिज्म कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए लाया गया चक्कर नहीं है, फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एसआर बोम्मई केस। Which of the following article of the Indian Constitution provides a safeguard against the access of the legislature and executive? Article 19, 32, 13 and 21. तो दोस्तों आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से लोगों को बचाता है। तो ये चारों के चारों जो आर्टिकल्स हैं, दे प्रोवाइड अ सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम? बहुत सिंपल सा सवाल है। 1861 का जो एक्ट था उसने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। Which of the following contains separate provisions with respect to the administration of scheduled and tribal areas in the states? Simple, ठीक है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल और 11th शेड्यूल क्या है आपको पता होना चाहिए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। 5th और 6th शेड्यूल क्या है? रिलेटेड टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1 and 2, ठीक है। 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में अंतर आपको पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स की बात होती है, असम, देन उसके बाद त्रिपुरा, देन मिजोरम, देन मेघालय, ATMM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें अगर हम देखें, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का है, ठीक है, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल नहीं ली है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने साउथ अफ्रीका से नहीं लिया है, और उसी तरीके से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने कनाडा से नहीं लिया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। करेक्ट आंसर इज बी। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The term untouchability has nowhere been defined in the constitution. बिल्कुल कहीं पे भी untouchability को define नहीं किया गया। It is the only fundamental right available against the state as well as private individual. नहीं दोस्तों, आर्टिकल 17 के अलावा भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, ठीक है, जो कि स्टेट एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली 1। अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 25 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। तो दोस्तों हेल्थ भी होगा, पब्लिक ऑर्डर भी होगा, मोरालिटी भी होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Collective responsibility of the executive to the legislature, sovereignty of Indian parliament, membership of the ministers in the legislature, presence of nominal and real executive। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सो फोर्थ तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक हो गई बात। मिनिस्टर्स की जो मेंबरशिप है वो लेजिस्लेचर में भी होती है, साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं, सो थर्ड भी करेक्ट है। पार्लियामेंट सोवरिन, अगर हम पार्लियामेंट की सोवरेनिटी देखते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो द थिंग इज इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट एट ऑल सोवरेन। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंडियन पार्लियामेंट बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, ठीक है। और उसी के अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। सो 1, 3 and 4 करेक्ट आंसर इज सी। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट मीन्स टू परस्यू द एंड, ठीक है। सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर डॉक्यूमेंट्स केपेबल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एम्पावर दोज हु आर ट्रेडिशनली केप्ट आउट ऑफ पावर। वन ऑफ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। सो दोस्तों देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जो कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल कैपेबल है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की एक नीड ये है कि भाई पावर एक्सरसाइज जो है कहीं ना कहीं एक्सेस ना हो जाए, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना। सो पहला तीसरा दोनों करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उन लोगों को एम्पावर करता है जो पावर से बाहर है, यानी कि जिनकी सरकार नहीं है। भाई अगर आज हम देखें भारत की जनता, हम तो सरकार में नहीं है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही तो आया है कि कहीं ना कहीं जो लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं, जो सत्ता में है, वो उसका दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not a function of constitution? Constitution expresses fundamental identity of people. Constitution sets limits on what a government can impose on its citizens, and these limits are fundamental, hence government may never trespass them. Constitution does not specify who has the power to make decisions in a society. Constitution sets basic rules for minimal coordination among members of society. So not a function basically यहाँ पे पूछा है, तो Constitution does not specify किसके पास power है to make decisions, ये गलत होगा, ये टोटली गलत होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है, कौन डिसीजन लेगा, कौन सरकार बनाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द पार्लियामेंट? The constitution was framed before the parliament came into being. The constitution makers were more eminent leaders than the member of parliament. ये तो फालतू रीजन है। The constitution specifies how parliament is to be formed and what are its powers. The constitution cannot be amended. तो ये भी फालतू स्टेटमेंट है। बेसिकली आपको ये बताना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी पार्लियामेंट से ऊपर है, इनमें से कौन सा आर्गुमेंट वैलिड है उस चीज के लिए। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही ये स्पेसिफाई करता है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा और पार्लियामेंट की पावर्स क्या होंगी। अगर मैं ये बता रहा हूं कि आपकी पावर्स क्या होगी, इसका मतलब मेरी अथॉरिटी आपसे ज्यादा है ना, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी, बिल्कुल करेक्ट है ये। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये भी। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी दे आर नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अंटिल देयर इज सोशल डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, ठीक है। सो बाकी तीनों करेक्ट हैं, फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फेडरल फीचर? देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर ये एक नॉन फेडरल फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ये फेडरल फीचर है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप नॉन फेडरल है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉन फेडरल है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है नॉन फेडरल है, पावर का डिवीजन है फेडरल है। सो 1, 3, 4, 5 यानी कि करेक्ट आंसर इज ए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली उसमें फेडरल और नॉन फेडरल दोनों फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इसी वजह से इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि स्टेट फेडरेशन से बाहर नहीं जा सकते और फेडरेशन जो है किसी भी तरीके के अग्रीमेंट से नहीं बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम of selection in civil services was first introduced by Charter Act of 1833, Charter Act of 1853, Regulating Act of 1773, Pitt's India Act। तो दोस्तों ओपन कंपटीशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1853 से, ठीक है। 1833 के एक्ट ने शुरुआत करने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया था, अल्टीमेटली 1853 में ये हुआ।
ओके चलिए आगे चलते हैं. द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. सो राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट हुआ था? 44th अमेंडमेंट यानी कि 1978. उस समय कौन थे? सिंपल मुरारजी देसाई जी थे. ओके सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी. बहुत आसान से सवाल है. इनमें से कौन से चीज गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर है? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रमोट वॉलंटरी फंक्शन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखते ही गांधीयन प्रिंसिपल पे टिक करो. टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज, अदर वीकर सेक्शन एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स. तो दोस्तों अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ सेकंड और थर्ड आएगा, बाकी दोनों अगर आप देखोगे तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में नहीं आएंगे. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 24. एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, इंसर्शन ऑफ 11th शेड्यूल, रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. तो यहां पे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है बेसिकली. सो देखो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट से, यानी कि बहुत शुरू में 1951 के आसपास. राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ था 1978 में. 11th शेड्यूल ऐड हुआ था 90s में, 93. ठीक है. नाउ अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस ये हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय की बात है. तो यहाँ पे सबसे पहले होगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ एंड देन थर्ड. करेक्ट आंसर होगा इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 4 3. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? The constituent power is vested in the parliament and only in few cases in the state legislature. The constitution does not prescribe the time frame, ठीक है, within which the state legislature should ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the states can withdraw their approval after according the same. बहुत ही ज़्यादा important question है ये. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम ध्यान से सुनना है आपको, एकदम ज्यादा ध्यान से. द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर लीव अ वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी. द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी बिल्स. हेंस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक. तो देखो दोस्तों, यहां पे आप ध्यान रखो एक चीज, ठीक है. When it comes to constitutional amendment, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं. चलो तो डी गलत हो गया. कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट एंड ओनली इन फ्यू केसेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है. प्रोविजन रिगार्डिंग अमेंडमेंट लीव अ वाइड स्कोप, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, सो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 26. इनमें से की फीचर्स क्या है इंडियन सेक्युलरिज्म के? The constitution does not give a special status to any religion and the state can regulate and even control religious institution. बिल्कुल, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म इसी वजह से तो इतना जबरदस्त है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, और उसके अलावा स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने का पूरा राइट रखता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी. क्वेश्चन नंबर 27. अपार्ट फ्रॉम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो ratified India's membership of the Commonwealth, elected first president and prime minister of free India, adopted national flag, national anthem and national song. सारे के सारे यहाँ पे अगर हम देखें, इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. ठीक है, सो राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट जरूर इलेक्ट किया था, लेकिन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलना गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, बाकी दोनों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर इज डी. The Government of India Act 1919 led to the adoption of the important tradition in India. This is President's address to both the House, the Finance Minister presenting the whole budget by reading, both या फिर none of the above. Correct answer is none of the above. ठीक है, provision for address by the head of the state to Parliament, it goes back to the year 1921. ठीक है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी.
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये, ठीक है, यही तो मतलब होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का। स्टेट सोशलिज्म, ठीक है, स्टेट सोशलिज्म it involves nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property. Supreme Court says that communistic socialism aims to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. Democratic socialism holds faith in mixed economy where both public and private sectors exist साइड बाय साइड। तो देखो यहां पे अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट, आप ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट सेज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड ऑल। देखो द थिंग इज गाइस, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो कम्युनिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से रिलेटेड उसने नहीं बोला है, रादर इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो हमारी इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, which involves the nationalization of all the means of production as well as distribution of and abolition of private property। ये चीज आप एकदम अच्छे से गांठ बांध के ध्यान रख लो, ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द सिचुएशन एंड फंडामेंटल राइट दैट दे वायलेट। A 9-year-old girl child working in a firecracker factory right to equality. If a politician in one state decides to not allow laborers from other states to work in his state, right to freedom of movement. If a government censors a newspaper unreasonably, right to equal opportunity. तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो पहला होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा होगा राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी और तीसरा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों, कोई सा भी करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दोस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए इनमें से क्या बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं? हाई कोर्ट्स की पावर अंडर आर्टिकल 226, 227, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं और ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा और क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, केस बाय केस बेसिस में। प्रिएम्बल इनमें से क्या रिवील करता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कि वी द पीपल। इंडिया को डिक्लेयर किया है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी, ओनली गलत होगा। इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज द डेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें इसने डिक्लेयर किया है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, हाँ तो एक तरीके से ओनली यहाँ पे सही ही होगा। और 26 नवंबर 1949 इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ द अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे आपको बताना है हैदराबाद कैसे इंटीग्रेट हुआ था? पुलिस एक्शन से। जूनागढ़ कैसे हुआ था? रेफरेंडम से। कश्मीर कैसे हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। सो यहाँ पे सिर्फ सी करेक्टली मैच्ड है। चलिए इनमें से क्या इनकरेक्ट है आपको बताना है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोस ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ ओनली द स्टेट, ये गलत होगा। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय 31A, 31B, 31C, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए 31A क्या है? सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। 31B क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 31C क्या है? सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। Which of the following laws and programs were formulated for implementing the directive principle? नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल डीपीएसपी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हुआ। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी सही है। उसके अलावा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सारे के सारे गाइस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए ही बने हैं। करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? द फंडामेंटल राइट्स केस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, द इलेक्शन केस, रूल ऑफ लॉ, मिनर्वा मिल्स केस, जुडिशियल रिव्यू, केशवानंद भारती केस, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो गाइज इलेक्शन केस, रूल ऑफ लॉ, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज मेंशन इन पार्ट 3। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन नहीं है।
A law or constitutional amendment can be termed void if it violates the basic structure. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है. सो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी. चलिए, which of the following is correct? It affects not only fundamental rights but also legislative powers between center and states. Martial law. Then उसके बाद अगर हम देखें it is imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason, national emergency, ये martial law होगा. It is imposed in some specific area, martial law सही है. It suspends the government and ordinary law courts, ये भी martial law होगा. तो guys यहाँ पे अगर हम देखें करेक्टली मैच यहाँ पे आपसे पूछा है, सो करेक्टली मैच यहाँ पे होगा सी, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं. Consider the following statement about prohibition writ issued for enforcing fundamental rights. Can be issued by judiciary to the legislature, can be issued by judiciary to judiciary, can be issued by judiciary to the executive. So यहाँ पे अगर हम देखें prohibition की जो writ होती है वो जुडिशरी टू जुडिशरी इशू की जाती है, बिल्कुल भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को इशू नहीं की जाती, ठीक है. प्रोहिबिशन यानी कि बेसिकली आप हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक रहा है, ठीक है, प्रोहिबिट कर रहा है, और उसी से रिलेटेड एक रिट होती है सर्श्योरारी की. सो दोनों की दोनों रेट्स जो हैं जुडिशरी टू जुडिशरी इशू की जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से क्या बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल, बिल्कुल ठीक है. इन यूएसए, देखो यूएसए में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल, ठीक है. इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन. इन यूएसए ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, ठीक है. वैसे तो डी भी करेक्ट है क्योंकि यूएसए में ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. सो करेक्ट आंसर इसका ए और डी होगा. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो आंसर ए हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट फजल अली कमीशन. Preservation and strengthening of the unity security of the country, cultural homogeneity only, financial economic administrative considerations, planning promotion of the welfare of people in each state as well as of the nation as a whole. So guys अगर हम बात करते हैं फजल अली कमीशन की, so it is cultural homogeneity as well as linguistic homogeneity, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है. तो फजल अली कमीशन में जो बात की गई थी, it was basically it identified 4 major factors, ठीक है. फजल अली कमीशन को बनाया गया था जब स्टेट्स को लिंग्विस्टिक फैक्टर्स में तोड़ने की बात हो रही है, तो उन्होंने बेसिकली 4 मेजर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें एक था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी, दूसरा था लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी, तीसरा था फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, और चौथा था प्लानिंग एंड प्रमोशन. तो यहाँ पे बी इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है. Question number 42. Consider the following about interim government of India whose members were the members of Viceroy's Executive Council. The defense portfolio was held by Sardar Baldev Singh. There was no health portfolio in the interim government. External affairs portfolio was managed by Home Affairs. So guys, अगर हम यहाँ पे देखें defense portfolio it was held by Sardar Baldev Singh, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. हेल्थ पोर्टफोलियो बिल्कुल था. हेल्थ पोर्टफोलियो जो था इट वॉज हेल्ड बाय जहां बेसिकली सम अली खान, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, ओके, सो सम अली खान वॉज देयर. एंड देन एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इट वॉज मैनेज बाय पंडित नेहरू, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल टू ओनली द सिटीजंस ऑफ इंडिया? Article 15, 16, Article 19, right to contest for the membership of Parliament and state legislature. Okay, so 15, 16, 19 ये सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए हैं. तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं और सी तो करेक्ट है ही. सिर्फ इंडिया का सिटीजन ही पार्लियामेंट और स्टेट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is an exception to the right to equality? Foreign sovereigns enjoy immunity from criminal and civil proceedings. UNO and its agencies enjoy the diplomatic immunity. The president or governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties. No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any word given by him in parliament or any committee thereof. So guys, अगर हम exceptions कहें right to equality के तो यहाँ पे होगा C, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बाकी अगर हम देखते हैं,
ठीक है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट और बाकी स्टेटमेंट, दे आर ऑल्सो एक्सेप्शंस, बट वी कैन नॉट से कि भाई दे आर एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, क्योंकि रूल ऑफ इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, जिसमें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी इम्यूनिटीज दी जाती हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट से अगर हम देखें तो 44th अमेंडमेंट ने एक नया डीपीएसपी ऐड किया था विच रिक्वायर्ड द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से 4 डीपीएसपी ऐड हुए थे। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड अपहोल्ड इंडियाज रिच कल्चर। ये बिल्कुल भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओके, रिस्पेक्ट वुमेन एंड ऑल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, नॉट टू एंटरटेन सुपरस्टिशन एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ। सो गाइज देखो, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन लिखा हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लेकिन टू रिस्पेक्ट वुमेन एक्चुअली नहीं लिखा हुआ, एंड नॉट टू एंटरटेन सुपरस्टिशन सुपरस्टिशियस बिलीव्स, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो इंटीग्रेशन नहीं है। सो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें वर्ड्स पे अगर हम जाएं तो बी सी डी तीनों गलत हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर एडेड टू प्रीएम्बल थ्रू 44th अमेंडमेंट 1976, गलत, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सो गाइज, यूनिटी को यूनिटी इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट और सेक्युलर को ऐड किया गया था सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर इज सी। इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है, 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 हैज प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशंस एक्ट ऑफ 1994 इन द 10th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। Ramnandan committee was appointed to identify the creamy layer. National Commission for Backward Classes was to examine the complaints of under-inclusion, over-inclusion, non-inclusion of any class of citizens. The 85th Amendment of 2001 provides for consequential seniority in case of promotion by virtue of rule of reservation for the government servants belonging to SCs and STs. सो गाइज, रामनंदन कमेटी बिल्कुल क्रीमी लेयर के लिए था। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, 76th अमेंडमेंट ने इसको 10th शेड्यूल में नहीं 9th शेड्यूल में डाला था ना, तभी तो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करोगे। 10th शेड्यूल तो एंटी डिफेक्शन लॉ है कि नहीं? सो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट सर्चोरारी और मैंडेमस इशू किए जा सकते हैं, करेक्ट आंसर इज बी। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 24th अमेंडमेंट 1971, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ओके, इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए असेंट देना ही है, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की वीटो पावर छीन ली थी व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। ओके, सो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे